सखी सहेली। सखी सहेली। भाई सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। भाई भाई इसलिए हमने कहा कि 3 बज गया और हम हाजिर हो गए। सखियां हमारा इंतजार कर रही होंगी कि कब सखी सहेली कार्यक्रम शुरू हो और हम बस जुट जाएं। जी बिल्कुल। और वक्त इंतजार उन लोगों को रहता है क्योंकि शायद अब घर के काम काज भी कर चुकी होंगी, थोड़े से फुर्सत के पल जो उन्हें मिलते हैं तो ये उनके मनोरंजन के होने चाहिए और जानकारी से भरपूर भी होने चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी है आज, वो हम उस पर भी बात करेंगे। सफल महिला के बारे में भी बात करेंगे कि जुलू मॉरियत थॉमस के बारे में बताएंगे, हम थोड़ी सी जानकारी दे देंगे और उसके साथ साथ गपशप तो होगी, है ना? बिल्कुल। और गाने होंगे अच्छे अच्छे सुंदर, है ना रेणु जी? बिल्कुल होंगे। और वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व विद्यार्थी दिवस है आज, जी है ना? तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है और इतना कह सकते हैं चुंबकीय व्यक्तित्व जिसको कहना चाहिए वो था उनका। और उनके कुछ 1-2 पंक्ति से बात शुरू करते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो यानी कि हाँ, कोशिश जो करते हैं वो जो छोड़ चुके होते हैं, इंतजार करने वाले को बस उतना ही मिलता है। तो इंतजार करने से बेहतर है कि कुछ भी करना है तो उसके लिए कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि कुछ खास अवसर आएगा तब हमें कुछ उपलब्धि होगी, है ना? जी। और जैसा आप कह रही थी कि आज उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में बनाते हैं, तो वो ये कहते हैं, साथ में ये भी कहते हैं रेणु जी कि एक छात्र की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि सवाल पूछे। तो एक शिक्षक तो सवाल पूछेगा ही, छात्र के मन में भी कई सवाल आने चाहिए जब वो पढ़ते हैं, जब वो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर आपके मन में एक उत्सुकता जागती है कि ये क्यों, कैसे, कहाँ, तो वो एक विशेषता बहुत बड़ी विशेषता है। और इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब तक रहे, जहां भी कहीं जाते थे तो वो बच्चों से बिल्कुल घुल मिल जाते थे और बिल्कुल साथ में बैठ जाते थे। कभी कभी अगर बच्चे जमीन पर बैठे हैं तो वो वहीं जाकर बैठ जाते थे। इतना सरल व्यक्तित्व एक शिक्षक और छात्र के संबंध जैसे कि होते हैं कि माता पिता से ज्यादा अपने शिक्षक से होता है। और वही, क्योंकि शिक्षक ही बताते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, कैसे आपको एक विचारधारा बनानी है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए अच्छा शिक्षक होना जरूरी है। लेकिन हम कलाम साहब की अगर बात करें तो उनकी एक विचारधारा बिल्कुल अलग थी। बहुत विश्वसनीय सलाहकार, मार्गदर्शक, दार्शनिक थे और कह सकते हैं कि एक बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व था। वैज्ञानिक तो थे ही, उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ जो सरलता उनके जिंदगी की है उसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और इसीलिए उनके जन्मदिन को, क्योंकि वो आजीवन अपने आप को विद्यार्थी ही समझते रहे, तो 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको समझा और इनके जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया गया। और जैसे आपने बताया कि वो एक वैज्ञानिक और राजनेता थे और साथ में शिक्षक हमेशा अपने आप को मानते रहे। बिल्कुल। चाहे वो किस भी पदवी पे चले गए, लेकिन वो हमेशा लगता रहा उन्हें कि मैं एक शिक्षक हूँ। और यही कारण था कि वे अपने भाषणों से कई छात्रों को बहुत प्रभावित किया करते हैं। और आज भी उनके वीडियोस अगर देखें तो आज भी छात्र प्रभावित होते रहते हैं। और तमिलनाडु के छोटे से गाँव से ये आए थे रेणु जी और अपनी मेहनत और परिश्रम के बल से देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर भी पहुंचे। और यही अपने आप में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व की जीवनी है। यानी अगर हम कहीं से भी मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो देखिए बस ये हमारे सामने उदाहरण है। और इनके जन्मदिन को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने शिक्षा के प्रति जो लगाव के बारे में, जो खुद का जीवन जैसे उन्होंने जिया कि हर बाधा, हर कठिनाई को पार किया और सफलता हासिल करते रहे। साधारण सी जिंदगी थी उनकी, जहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी को भी पूरी नहीं हो पाती थी, वहां पर से वो इतनी ऊपर तक पहुंचे। जी। और उनके जीवन की कहानी भारत के साथ आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। बिल्कुल। कलाम साहब हमेशा मानते थे कि युवा जो है, युवा शक्ति जो है, राष्ट्र के निर्माण की कुंजी है। इसीलिए अपने जीवन में उन्होंने छात्रों के कई सारे वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक तरक्की पर बहुत ध्यान दिया, बहुत काम किया। और इसी बात पर आधारित
जाहिर है कि जितनी बातें उन्होंने की, किताबें भी लिखी, उन सब की मुख्य जो कहना चाहिए कि एसेंस जो था, आत्मा जो थी, वो यही थी। उनका ये भी मानना था कि छात्र देश के भविष्य हैं और यदि उनकी अच्छी देखरेख की जाए तो वो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। उनके महान विचारों ने देश के हजारों छात्रों को कुछ इस तरह से प्रभावित किया कि स्कूल, महाविद्यालय, जहां भी भाषण होता, लेखन प्रतियोगिताएं, सभी में उनके महत्वपूर्ण कथनों को छात्र शामिल करते रहे। जी, और उनके अनेक उपलब्धियां तो रही हैं, मतलब बहुत सारी रही हैं, जिसे जानना एक छात्र के लिए बहुत आवश्यक है। तो कुछ खास उनके बारे में हम बताते हैं कि 1960 में कई अभावों के रहने के बावजूद भी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च SLV-2 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। जी, और 1981 में पद्म विभूषण मिला उन्हें। फिर बाद में आगे 90 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए और फिर आगे चलकर भारत रत्न से भी वे सम्मानित हुए। जी हाँ, जो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है वो भी आपको मिला। उन्होंने कई किताबें लिखी जो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हैं, हमें उन्हें प्रेरणा मिलती है उससे। विंग्स ऑफ फायर प्रेरक पुस्तक है। वहीं इग्निटेड माइंड्स गुजरात के इंटरमीडिएट छात्रों के लिए उन्होंने लिखी। इंस्पायरिंग थॉट्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम जी, तो माई जर्नी, इस तरीके से जो उन्होंने चीजें बताई। जी, और एक और बहुत बड़ी उनकी प्रसिद्ध है ये किताब है फॉर्ज फॉर फ्यूचर। ये छात्रों को एक संदेश है उनका कि ये एक छात्र को तो जरूर, छात्र क्या हम सबको ये किताबें, इन किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे भी जैसा कि उनके बारे में और बहुत सारी चीजें सुनी कि जब वो राष्ट्रपति के जैसे सर्वोच्च पद पर जब वो सम्मानित हुए, उनको ये पद दिया गया, तो अपने गांव से जब उन्हें जाना था तो बिल्कुल साधारण सी ट्रेन में, मतलब सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास की ट्रेन में वो सफर करके गए और परिवार के लोग भी ऐसे ही सामान्य उसमें आए और बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। तो ऐसा इतना सरल व्यक्तित्व कैसे कोई हो सकता है, बड़ा आश्चर्य लगता है। शायद अगर हम पहले की बात करें तो कह सकते हैं कि ऋषि मुनि ही थे कि कौन ऐसे करता है। बाद में ये भी सुनने में आया कि जैसे कि जब वो माननीय राष्ट्रपति के पद पर थे उसके बाद भी महामहिम बन गए, उसके बाद भी जब कहीं पढ़ाना होता था वो जाते थे तो उसके लिए वो कभी भी शुल्क नहीं लेते थे, मानदेय नहीं लेते थे, पारिश्रमिक नहीं लेते थे। और किसी यूनिवर्सिटी में तो जब उन्होंने किसी और अन्य कार्य के बाद भी उन्होंने लगातार वहां पर कक्षाएं ली, छात्रों को पढ़ाया, तो उसका लोगों ने जोड़ा कि कितने लाख रुपए हो गए थे। अब वो विश्वविद्यालय की ये समस्या थी कि वो जो इनका मानदेय था वो कहाँ रखें, क्योंकि इन्होंने लिया नहीं, उसको छोड़ दिया। और वो एक इनकी जो कह सकते हैं कि फीस थी या यूं कहें कि जो उनकी आय थी उसको इन्होंने लिया नहीं, चूंकि तो विश्वविद्यालय कहाँ रखे। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल भी किसी भी चीज से मतलब लिप्त नहीं होते थे। ये बहुत मतलब आश्चर्यजनक बात है, लेकिन हमारे लिए प्रेरणा तो है। बिल्कुल। और जिस तरह से आप ये बातें बता रही हैं, उन्होंने जो अंतिम सांसें भी ली हैं, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शिलोंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है, IIM शिलोंग, वहां पर वो बच्चों को, छात्रों को ही वो वहां पर दीक्षांत समारोह में गए थे और वहां समारोह में ही थे और वहीं उनका, यानी कि एक शिक्षा की शायद आत्मा थी, वो वैसे ही विलीन हो गई। ये बात बिल्कुल सही है। तो एक तरह से हमें आजीवन अपने आप को, अगर हम शिक्षक हैं तो शिक्षा का दान देते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और कलाम साहब वाकई इस समय के अगर हम आज के परिदृश्य में देखें तो एक सन्यासी या बलिदानी या त्यागी पुरुष थे। किस तरह से उस उच्च पद पर रहते हुए भी वो सिर्फ और सिर्फ देना जानते थे, शायद उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। उनके समय में राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे बड़े काम हुए, उन्होंने उसको बच्चों के लिए खोला, लोगों को देखने के लिए भी उसको समय दिया कि लोग देखें। बच्चों के लिए तो उनकी बाहें हमेशा फैली रहती थी कि कोई भी बच्चा उनसे कभी भी मिले, और शायद उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी इसीलिए कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आम जन उनसे कभी भी मिल सकते थे। और बहुत सारी जगहों पर जहां एक साधारण से किसी व्यक्ति से मिलने की बात होती थी तो सारे प्रोटोकॉल छोड़कर, किनारे रखकर कि महामहिम को ये काम नहीं करना चाहिए, वो बहुत उच्च पद पर है, वो छोड़कर बिल्कुल साधारण मानव बन जाते थे और कहीं पे भी चले जाते थे, किसी से भी मिल लेते थे। और चेहरे पर तो ऐसा लगता था दीपा, जब बच्चों से बात करते थे तो लगता था बिल्कुल कोई बच्चा मुस्कुरा रहा है कलाम साहब के मन में। तो इस तरीके का व्यक्तित्व हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या हम ऐसा हो सकता है हमारे साथ। हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो पढ़ाई थी वो हमारे लिए मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, व्यक्तित्व की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो चमत्कार था,
क्या हम पैदा कर सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं और ये आचरण अपने अंदर तो ला ही सकती, सादे जीवन का जो जीवन उन्होंने जिया, हाँ, वो तो हम जी सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि कुछ तो इस पर गौर करेंगी हमारी सखियां जो कार्यक्रम सुन रही है। तो इसके साथ ही एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। चलिए। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। भाई जो है ना कि चला चल तो चलते ही रहना चाहिए। हमारे बहुत सारी जो सखियां हैं और जो हमारे दोस्त कार्यक्रम सुन रहे हैं सभी विद्यार्थी जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। तो आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक ने बहुत अच्छा लिखा है कि दरअसल विद्यार्थी दिवस तो है, विद्यार्थी जो होता है उसका काम है विद्या का अर्जन करना। विद्या अर्जन करना सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होता, न ही डिग्री हासिल करने का अंतिम पड़ाव। विद्या विद्यार्थी को जिंदगी जीने का अध्ययन भी करवाती है जो उसका मूल आधार है। अन्यथा सिर्फ शिक्षा ग्रहण करके और विद्या का आभास कराना और डिग्री हासिल करना ही सिर्फ उद्देश्य रह जाता है अगर हम सिर्फ किताबी ज्ञान करते हैं। अतः विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही ज्ञान भी अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो रेणु जी, अगर एक इंसान हमेशा छात्र बना रहे तो कहीं ना कहीं वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की ही कोशिश करेगा। और कहीं आपने भी सुना होगा, बड़े हमेशा नहीं कहते थे अगर सीखते रहोगे ना तो अहंकार भी आपके अंदर नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके की जो छोटे छोटे ज्ञान की बातें हैं कि हमें विनम्रता आनी चाहिए या अहंकार छोड़ देना चाहिए, ये सिर्फ किताबों में नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, विद्यार्थी जब हम बने रहते हैं, कुछ कुछ सीखने की तमन्ना रहती है, तो ये सारी चीजें हम अर्जित करते रहते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं। और आज और क्या क्या है
क्या है बताओ? आज है 15 अक्टूबर तारीख और साथ में है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। जी हाँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश है कृषि प्रधान और कृषि में महिलाओं की भूमिका शायद किसी से भी इसकी जो महत्ता है ये छुपी नहीं है, सब जानते हैं। इसलिए हमारे देश के लिए इस दिन के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि विश्व के विकासशील देशों में करीब 43% महिलाएं कृषि श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं और खाद्य क्षेत्र से तो जुड़ी ही हुई है। जी। इसीलिए दिसंबर 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 अक्टूबर को यानी आज के दिन को 2008 में पहला इसको घोषित किया और 2008 में पहला ग्रामीण दिवस मनाया और ताकि ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को सम्मानित किया गया इस तरह से ये घोषित करने से। और इसके बाद से क्योंकि उनकी जो भूमिकाएं हैं बहुत अलग अलग तरह की हैं और शायद उसको कोई पहचान नहीं मिलती और ये मान के चलते हैं कि पता नहीं क्या करती हैं या क्या नहीं करती हैं। तो ये जो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो खेती और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका और खाद्य सुरक्षा सुधारों में और गांवों में से गरीबी हटाने मिटाने उसको समाप्त करने में जो उनका योगदान है उसको समझना और उसको और उत्साहित करना या यूं कहें कि उनकी जो भूमिका है उसका और सदुपयोग करना जी ये बहुत ज़रूरी है। जी। और देखिए ना उनके जैसे बोलते हैं ना कि उनके कामों की कहीं महत्ता ही नहीं होती, जैसे फसल और पशुओं की देखभाल तो करती ही है वो, उसके साथ साथ अगर आप खेत में वो कृषि महिला है कृषि का काम करती तो परिवार का भोजन बनाएंगी पहले और उन्हें तो जल की व्यवस्था भी करनी पड़ती। कईयों के तो घरों में नल की व्यवस्था आज भी नहीं है तो उन्हें दूर से लेकर के जल लेकर आना होता है। तो जाहिर है समाज में गरीबी मिटाने के लिए इन महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। जी हाँ। और केवल ये जो पानी लाने या उसकी बात है उसके साथ साथ अगर हम वैसे सामान्य तौर पर देखें तो अगर जैसे धान की बात आती है धान रोपने की बात आती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि पुरुष उसको रोप रहे हैं, हमेशा महिलाएं ही वो टखनों के से भी ऊपर जितना पैर होता है मतलब घुटने से थोड़ा नीचे जो पानी होता है उसमें वो झुक झुक के धान के पौधे रोपती हैं। यानी चावल अगर उपजाना है तो हमारी बहनें उसमें एकदम जुट जाती हैं खेत में और इस तरह से कटाई बुआई हर समय वो लगी रहती हैं खेत में। कभी कभी वो जैसे खरपतवार उखाड़ना है तो बैठी अपना निकालती रहती हैं इस तरह से लगा दिया जाता है। जिनका खुद का खेत है या दिहाड़ी पर काम करती हैं किसी भी रूप में वो एक बहुत 50% सेवा जो है वो हमारी बहनें करती जी। और लेकिन जैसे आप बता रही थी 50% से ज़्यादा भी शायद आंकड़े कहते हैं कि ये हमारी महिलाओं की भागीदारी रहती है और भूमि का स्वामित्व जो मतलब ओनरशिप जैसे कहते हैं वो उनके नाम पर नहीं होने के कारण उनकी गणना बहुत ही कम हो पाती है। अच्छा। और महिलाओं की कृषि में भागीदारी को पहचान और उनको बढ़ावा देने के लिए इस हिसाब से इस दृष्टिकोण से केंद्र सरकार प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में एक महिला वैज्ञानिक को रखने का इन्होंने निर्णय लिया ताकि उनके और जितना हो सके उनकी मदद की जा सके और उनकी जो स्थितियां हैं उसको और मजबूत कर सके, मजबूत किया जाए, सुधारा जाए, उनकी ज़रूरतों को समझा जाए कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि बहुत सारी तरीके के कीड़े वगैरह होते हैं जिससे उनका पैर वगैरह घाव हो जाता है, पक जाता है, वो उसमें क्या ज़रूरत है। उसके साथ साथ उनके लिए जैसे कि अगर उनकी खुद की गर्भावस्था चल रही है, प्रसव के बाद की कितनी छुट्टी मिले उन्हें नहीं मिले, क्योंकि असंगठित क्षेत्र है एक तरीके से देखा जाए तो उसको संगठित करके किस तरह से बिल्कुल संगठित करके उसके लिए एक पूरी योजना बनाना ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हम जैसे नौकरी करते हैं या कोई भी व्यवसाय में जिस तरह से हम करते हैं तो जब नौकरी करते हैं या कोई भी रोजगार करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, लेकिन ये जो कृषि का क्षेत्र है उसमें कुछ भी इस तरीके की व्यवस्था या लिखत पढ़त नहीं है। लेकिन लिखत पढ़त अलग चीज़ हो गई दीपा। हम फिर कहेंगे कि जहाँ परिवार में खुद हैं लोग, जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है संगठन की, आप खुद उसके काम को, उसके महत्व को, उसके जो योगदान है उसको पहचानिए और हम जो दूर बैठे हैं और भी जो बहनें हैं या जो और साथी हैं वो भी उसको समझें और उसको सलाम करें। जी, और उनके महत्व को समझें और शायद भविष्य में ये थोड़ा बहुत संगठित हो जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। और सुने कि जरूर। चल के मेरी गागरे दिलवे से मोल मंगाई रे, चल के मेरी गागरे दिलवे से मोल मंगाई रे, पाँव में घुंघरू बांध के अब
पीतल की मोरी गागरी, क्या बात है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे कि हम गाँव पहुंच गए और कुछ सखियां वहां खेत में काम कर रही हैं और साथ में गा रही हैं। गाँव की कुछ परंपराएं जैसे है ना दीपा, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जैसे ही आप जाइए तो गुड़ और पानी देते हैं। जी। तो जो गुड़ है वो बहुत, उसकी तासीर ठंडी भी होती है, वहीं जरूरत पड़ती है तो गर्म भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो धूल के कण होते हैं जो हमारे गले में होते हैं या मुंह के अंदर होते हैं, वो सीधा लेके अंदर चला जाता है, तो एक तरह से साफ कर देता है। तो इस तरीके के डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हैं, जो भी धूल के कण हैं उनको साफ कर देता है। तो बहुत सारे जैसे होजरी के व्यवसाय में जो लोग हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पर विशेष तौर से गुड़ ही दिया जाता है। जी। कोई ऐसा नहीं कि आपके लिए मिठाई देंगे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो धूल छोटे छोटे जो उसके रेशे उड़ते हैं ना, वो ये लपेट के गुड़ अंदर ले जाता है। जी, तो जी। एक तरह से आपका पूरा गला साफ हो जाता है। या पाँव जो पहले धोने की परंपरा थी, वो इसलिए थी कि पूरी थकावट उतर जाए। बिल्कुल। और गांव की जो आतिथ्य सत्कार है वो तो कुछ अपना, जैसे बिल्कुल कहते हैं ना, वो अलग ही है। हाँ। आज भी मिलने चले जाएं, अगर हम वहां चले जाएं तो वो इतने खुश हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जान पहचान है या नहीं है, लेकिन बस उनकी खुशी, और वो फिर कहते हैं कि बस आप खाना खाए बगैर न जाइए। हाँ। बस पहचान की जैसे बात है, तो अगर पड़ोस के भी कोई रिश्तेदार है तो ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो मेहमान है ये पूरे गांव के मेहमान हैं। जी। ऐसे ही जैसे बिटिया की शादी होती है तो भी जो दामाद है उसको मान लेते हैं कि ये पूरे गांव की बारात आई है, पूरे गांव जुट जाता है। जी। और कई कई गाँव में देखा है रेणु जी कि वहां पे एक रस्म होती है कि जिसमें पूरे गांव को खाने के लिए बुलाया जाता है, और गांव की महिलाएं ही मिलके बनाती हैं। वहाँ ऐसा नहीं है जैसे हम लोगों के यहाँ पे शहर में किसी सेवक को बुला लिया और या कैटरिंग को बुला लिया और वो बना ले। वहाँ वैसा नहीं होता। वहाँ पे सब मिलकर, वहीं की महिलाएं मिलकर के पूरा खाना बनाती हैं। और जो बारात है या लड़की को की भी अगर शादी हो रही है तो वो मेहमानों का ऐसा स्वागत करते हैं, पता ही नहीं चलता परिवार के सदस्य कौन है और गाँव के कौन है। तो कुछ इस तरह से क्या हम शहर में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से अगर हम अपना दुराव जो है वो अगर कम कर दें, या ऐसा ये सोचें कि ये मकान की जो दूरियां हैं उनको अगर हम खत्म कर दें तो कितना अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सारी चीजें हैं कि हम अपने व्यवहार में लाएं। लेकिन दीपा, जब तुमने शादी की बात कही तो अक्सर क्या होता है कि जो हम मेकअप वगैरह करते हैं उनमें थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए ना। जी। जैसे कि बिल्कुल मेकअप, वैसे आजकल कई सारे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको खुद करना है तो कभी भी टैल्कम पाउडर जो लगा लेती हैं बच्चियां लड़कियां, कभी नहीं लगाना चाहिए। आप मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, उसके बाद एक सनस्क्रीन लगा लें। फिर वैसे देखा जाए तो प्राइमर भी होता है, वो लगा के बेस बन जाता है। उसके बाद ही डायरेक्ट टल्कम, ये जो आपका फेस पाउडर है वो हाथ से नहीं, जो साथ में स्पंज होता है उससे लगाना चाहिए। और कभी कभी अगर स्पंज नहीं मिला है तो आप उसको अलग से खरीद लें। और खास तौर से जो आपके त्वचा का रंग है उससे मेल खाता हुआ ही, उसमें बहुत सारे शेड आते हैं, उसमें थोड़े अंतर पर बिल्कुल महसूस भी नहीं होता है, लेकिन उसमें आता है फर्क। अगर आपका रंग थोड़ा ज्यादा डार्क है और आपने 2 नंबर कम हल्का रंग ले लिया तो वो और काला कर देगा, देखने में खराब लगेगा, वो खराब लगता है। और उसको चेक करने का एक तरीका रहता है, आप अपने जो हाथों की चमड़ी है, हाथों पे जब आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे टेस्टर होते हैं, वो हाथों पे चला के दिखा देते हैं। अगर आपके वहाँ के रंग से मैच करता है तो उस तरह के आप शेड खरीद लीजिए। ये जो फाउंडेशन की अगर बात हुई, फिर उसके बाद रूज भी लगाया जाता है, जो आपके ब्लश लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन नेचुरल अगर लुक का लेते हैं, नेचुरल शेड्स जो आते हैं, बिल्कुल न्यूड शेड्स आते हैं बाजार में, आप वो लीजिए। उससे आपके चेहरे की रौनक तो बढ़ेगी और पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ मेकअप किया हुआ है। जी। लेकिन जैसे टेल्कम पाउडर की अगर हम बात करें, या चलिए आपके पास कभी स्पॉन्ज नहीं है और आपको ऐसे बस पफिंग करनी है, बहुत पसीना आ गया, थोड़ा मुंह धोया, तो आप कभी सीधे हाथ में लेकर ना लगाएं। बेहतर है कि किसी रुमाल में ले लें या रुई ले लें, उससे लगा के कर लेंगे तो आपको बराबर सा लग जाएगा। और इसी के साथ जैसे कि अगर रोजमर्रा में एक तरह से हम तो ये भी कहेंगे कि रोज रात में सोते समय आप अच्छे से मुंह साफ करें, उसके बाद कोई अच्छी सी क्रीम लगा कर सोएं। तो उसको मसाज करने के लिए चाहे आप फेस पर कुछ भी लगाएं, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि अपने सिर के आंखों के ऊपर से, माथे से लिया और नीचे गाल तक आ गया हाथ आपका, ऐसा ना करें, बल्कि कोशिश करें कि आप अपने गालों से शुरू करें और ऊपर की ओर हाथ ले जाएं। तो त्वचा जो है वो ढीली नहीं पड़ती बल्कि ऊपर की ओर जाती है। जी। और अगर आपके पास ये कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बहुत सी महिलाएं लगाना पसंद नहीं करती, कई लोग चाहते हैं कि हमें बिल्कुल नेचुरल चीजें बताइए, तो आप क्या कीजिए, एक हिस्सा गुलाब जल ले लिया, एक हिस्सा उससे भी थोड़ा कम ले लीजिए और कुछ बूंदे
आप नींबू के डाल लीजिए, वो एक बॉटल में तैयार कर लिया। और इसको अगर आप रात को लगाएंगे तो आप खुद देखिएगा रेणु जी और हमारे सखिया, आप भी देखिएगा कुछ दिनों में जो है आपकी त्वचा इतनी अच्छी धीरे धीरे होने लगेगी, मुलायम भी होने लगेगी और रंगत में भी फर्क आ जाएगा। लेकिन जो लगाने का तरीका है जो हम बता रहे थे वो जरूर ख्याल रखिएगा कि जो आपके हाथ के स्ट्रोक्स हैं या जो हाथ आपका चलता है, उंगली से आप लगाती हैं, तो हमेशा होंठ से ऊपर की ओर जाए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर आए। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि झुर्रियां पड़ने लगती हैं और ऐसे थोड़ी सी त्वचा टाइट रहती है। तो नीचे से हमेशा ऊपर की ओर लगाएं जब भी लगाएं। ऐसे ही गर्दन पे भी जब लगाएं, कोई कुछ भी चीज लगाएं, क्रीम लगाएं, मलाई लगाएं या कोई भी आप उपटन लगाती हैं, कुछ भी करती हैं, तो गर्दन से चेहरे की ओर आए, न कि ऊपर से नीचे की ओर जाएं। तो इस तरीके से ख्याल रखें। ऐसे ही जब आप लिपस्टिक लगाती हैं, और लिपस्टिक पर जरूर ख्याल रखें कि पहले आप उसकी एक बाहरी रेखा बना लें, फिर उसके बाद अंदर की ओर भरें। जी रेणु जी, रेखा बनाने के लिए भी एक पेंसिल आती है। जी हाँ, आती है, लेकिन अगर चाहे रेखा उससे बनाएं या आप अपनी लिपस्टिक से ही पहले बाहर रेखी बना लें और उसके बाद उसको भर लें। और बनाने के बाद इस बात का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि जो कोने होते हैं दोनों तरह के होंठ के, वो अक्सर छूट से जाते हैं। तो उसको जरूर एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि अगर कहीं आप ऐसे गई हैं जहाँ फोटो खिंच रही है, तो वो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जी, और ये आपका जो लिपस्टिक लगाई है, ये फैले ना, इसके लिए क्या किया जाए, टिश्यू पेपर लीजिए और वो दबा लीजिए होंठ पर, तो वो आपका जो लिपस्टिक है बिल्कुल वहीं का वहीं वो ठहर जाएगा और काफी टाइम तक चलेगा। जी हाँ। और ऐसा अगर आपको ज्यादा देर तक आपको रहना है, कहीं आप ज्यादा देर के लिए जा रही हैं, तो ऐसा आप 2-3 बार कर सकती हैं। यानी एक बार और लिपस्टिक लगाएं और फिर उसके बाद टिश्यू पेपर से उसको दबाकर उसको कर लें, तो वो जब उसमें जज्ब हो जाएगा होंठ पे, तो काफी ज्यादा देर तक चलेगी। और तो ज्यादा देर तक चलाने के लिए ये बेहतर है कि आप टिश्यू पेपर से उसको एक तरह से दबाकर उसमें निकाल दें ऊपर वाली परत, और फिर उसके बाद फिर लगा लें। जी, और साथ में ये तो हमें बोलना नहीं चाहिए कि आंखों की भी सुंदरता का ध्यान रखना है। जब हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो काजल पेंसिल भी आती हैं और लाइनर भी आते हैं। तो काजल पेंसिल आप लगा सकती हैं आपकी आंखों की जो नीचे की रेखाएं हैं उसमें, और लाइनर के अलग अलग तरह के ब्रश आते हैं, उससे आप पहले, अगर आपको बिल्कुल आदत नहीं है, तो हल्की हल्की बिल्कुल पतली लाइनें बनाइए। थोड़ा घर में पहले उसका अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद आप लगा के बाहर निकलें। जी, और बेहतर है कि जैसे कि तुमने पहले कहा कि अपने हाथों पर अगर शेड देखना है, वैसे ही आप अपने हाथों पर यानी अंगूठे के ऊपर या किसी तरह से एक रेखा खींच के आप पहले अभ्यास कर लें उसको, और तब आंखों पर लगाएं। क्योंकि आंखों पर लगाने के बाद जब आप छुड़ा लेती हैं, तो उसके आगे भी से बहुत काला सा हो जाता है। और उससे बीमार से लगने लगते हैं। तो अगर बीमार न लगे तो बेहतर है कि पहले आप अपने हाथों पर या कहीं और उसका अभ्यास कर लें, फिर आंखों के ऊपर लाइनर लगाएं। और लाइनर के लिए भी, जैसे कि अगर मान लीजिए बिगड़ ही गया किसी समय, तो खूब अच्छी तरह से पहले उसको क्रीम से, जैसा भी है, पानी से, रुई से अच्छी तरह से पोंछ लें, बिल्कुल साफ कर लीजिए जगह को। और फिर जरूरत पड़ती है तो आंख के नीचे खास तौर से पाउडर लगा लें, और फिर उसके बाद लगाएं। नहीं तो वो जो कालापन रह जाता है, उससे आप कितना भी तैयार होंगी तो लगेगा कि आप बीमार हैं। बिल्कुल। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखें, और हम तो यही चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत सी लगे आप और हमेशा सजती संवरती दिखाई दे। दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। बोलो जी बोलो, ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या है पवन, उसका तो साजन है ना। दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। मस्ती में गाए, दिल को लुभाए, कानों में मिश्री सी घोले।
सजनी है नाम, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह हो शाम। बहकी बहकी चाल है उसकी, झूमे वो आवारा। बोलो जी बोलो ये राज खोलो, किसकी तरफ है इशारा? बोलो किसकी तरफ है इशारा? या तो जोगी है या पागल, या तो बादल है या आंचल, उसका तो प्रीतम है ना। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह हो शाम। ला 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 ला। भाई नैनो से सपना तो सब लोग देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सपने होते हैं जो सचमुच लगते हैं कि ये सपने ही हैं जी। और लेकिन कुछ लोग उनको बिल्कुल हकीकत में बदल देते हैं, है ना? हाँ, हम समझ गए आपका इशारा है। नहीं, हम आज की। अक्सर बातें करते हैं जी। सफल महिलाओं की, और ऐसी जो है कि दांतों तले उंगली दबा ले आदमी, देखने वाला हैरान रह जाए कि अरे ये कैसे कर ये लिया, कैसे कर है दिया। ना? जब हाथ में कभी चोट लग जाती है ना रेणु जी, तो हम कितनी तकलीफ होती है, खास बहुत तौर पे ज्यादा। महिलाओं को, या जो घर में काम कर रही हैं, तो नहीं, उनको क्यों पुरुषों की नहीं होती है क्या? बिल्कुल होती है, मैं वहां पे भी आ रही हूँ। बिल्कुल होती जी। है किसी को भी, बल्कि यूं कहें कि छोटी सी, सबसे छोटी जो उंगली है हमारी, जो बिल्कुल लगता है कोने में कोई काम नहीं करती है, अगर उसमें भी छोटा सा कट हो जाए या कुछ तकलीफ हो जाए या दर्द हो जाए, तो भी लगता है कि हमारा पूरा हाथ बेकार सा हो गया, है जी ना? बिल्कुल। और ये सब होने के बावजूद भी अगर ये कहें, हम ये सोचने लगे कि बहुत आसान है, ये बात को हम अगर स्वीकार कर लें कि भाई मेरी ज़िंदगी तो अब दूसरों के हाथों में, जब कभी किसी बच्चे को अगर ऐसा कुछ हो जाए कि उसे जन्म से हाथ ना हो, हाँ। ऐसी किसी दुर्लभ बीमारी के कारण, और वो ये सोचने लग जाए थोड़ा बड़ा होने के बाद कि मेरी ज़िंदगी शायद दूसरों के सहारे ही बीतेगी, या मैं खूब नकारात्मक सोच से वो भर जाए, तो कितना आसान है ये सब करना। लेकिन बिल्कुल। जन्म से मिली इतनी बड़ी कमी को अगर कोई अपना ताकत बना ले, तो उसे हम क्या कहेंगे? उनका नाम है जिलुमोल मैरियट थॉमस, जिन्हें हाथ नहीं है जन्म से। दोनों हाथ नहीं जी, दोनों जी। हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया कि वो कार चला लेती हैं। वाकई मतलब बहुत सच में मुश्किल की चीज जी। है ये तो। मतलब दोनों पैरों से अपनी गाड़ी चला लेती हैं वो, और यहाँ तक कि वो गाड़ी के जितने कंट्रोल्स हैं उनको भी नियंत्रित कर पाती हैं। लेती हैं खुद ब खुद। जी। और ये हैं साथ में, सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी कमजोरी को कभी भी आड़े नहीं आने दिया अपने रास्ते में, और साथ में ये ग्राफिक डिजाइनर भी हैं। हाँ, तो वो ये काम बहुत भी करती है। महत्वपूर्ण चीज है कि ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी चीज है कि जिसमें कि दोनों हाथों का होना बहुत जरूरी है, और वो भी बहुत कुशल हाथ होने चाहिए। ऐसे में ये पैर से ये काम करना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिलुमोल मैरियट थॉमस की, जो केरल के करीमानूर गांव में रहती हैं, और जन्म से ही, जैसे कि दीपा बता रही हो, कि दुर्लभ बीमारी थैलिडोमाइन सिंड्रोम से ग्रसित है, और इसलिए जाहिर है कि इनका मतलब इस बीमारी के कारण इनके दोनों हाथ नहीं हैं। जी। ऐसे इस तरह से पूरे जीवन को संघर्ष से जीते हुए यूं कहें कि सामान्य जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सामान्य जो हम लोग हैं, सब कुछ सारे अंग सही सलामत हैं, उनके लिए भी जिंदगी कहते हैं बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल है, जी। बड़ी कठिन है, अरे बहुत खराब दिन गुजर रहे हैं, न जाने क्या क्या हम कह देते हैं। जी, जी। और घबरा भी जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे बेचैनी होती है कि हाय अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें जो आम सामान्य समस्याएं, वो तो होंगी ही होंगी ना। उसके बाद जब दोनों हाथ नहीं है, तब सोचिए कि जिंदगी किस तरह से कठिन होगी। जी, और किस तरीके से उन्होंने ये सोचिए ये कि सीखा होगा
अपने पैरों से गाड़ी चलाना हाँ। और न सिर्फ चलाना, उसको कंट्रोल भी कर लेती जी। हैं। और कहते हैं कि वो अपने आसपास, घर के आसपास आपको दिख जाएंगी गाड़ी चलाते हुए। उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। बहुत शौक है। और हालांकि जी। उनके लाइसेंस को लेकर कुछ जद्दोजहद चल रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार में, और जाहिर है कि क्योंकि ऐसा वाकया कभी सामने नहीं आया तो जी। ऐसे कुछ नियम नहीं होंगे, उसके बारे में हम बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक उनको लाइसेंस मिलने की भी संभावना है। यानी कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम एकदम सामान्य हैं। जी, उनकी अपने ही शब्दों में वो कहती हैं कि दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हाँ। हैं। एक वो जो अपनी कमजोरियों का बहाना बनाकर हार मान लेते हैं, और दूसरे वो जो कमजोरियों के खिलाफ खड़े होते हैं और सफल होने की कोशिश करते हैं। और वो कहती है मैं उस दूसरे लोगों में से हूँ। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ऐसे ही कहा ना कि कोशिश करते हैं जो लोग, उनको वो ही मिलता है जो वो चाहते हैं, और इंतजार करने वालों को वो मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ चुके होते हैं। जी। तो भाई इसमें भी ये पहले नंबर वाली ही हैं, जैसे कि कलाम साहब ने बोला था, आज जिनका हमने ये भी वाक्य पढ़ा सुभाषित की, कितना अच्छा उन्होंने बोला कि कोशिश यानी कि करते ही रहना चाहिए जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए। और वैसे भी स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उत्तिष्ठ जागृत, जब तक कि सफलता न मिले तब तक लगे रहो। तो हर जो भी सफल व्यक्ति होते हैं या जिनको हम आदर्श बना सकते हैं, उन सब का यही कहना है कि कोशिश करते ही रहना चाहिए और हौसला बनाए रखना। बिल्कुल। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या,
हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि कभी आरज़ू ना आपकी रुके, कहीं हौसला ना रुक जाए, कहीं कुछ भी थमना नहीं चाहिए, सब कुछ चलता रहना चाहिए, लेकिन भाव हमेशा अच्छा होना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। कुछ तो निरालापन होना ही चाहिए, है ना? जी हाँ, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी आज पुण्यतिथि है। जी हाँ, निराला का निरालापन तो बहुत सारी उसकी बातें हैं, बहुत उनका निरालापन था, लेकिन हम जब बचपन में पढ़ते थे तो बड़े आसानी से याद कर लेते थे। हमें जो स्कूल शिक्षिका जो हमारी थी हिंदी की, वो इस तरह से याद कराती थी, पंत प्रसाद वर्मा और निराला, ये है हिंदी साहित्यवाद में छायावाद के भाला, यानी कि प्रमुख स्तंभ। बिल्कुल भाला। याद नहीं हो पाता था तो टीचर हमें इस तरह से याद कराती थी। तो कुछ तरीका ही पहले का अलग था, लेकिन हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की हम जब बात करते हैं तो क्या नहीं उन्होंने लिखा, निबंध, कविताएं और बहुत सारी चीजें, कहानियां बहुत सारी जी। और कहानियां, उपन्यास तो लिखे ही, लेकिन जो विशेष रूप से रेणु जी उनकी जो ख्याति थी, जो प्रसिद्धि थी, वो थी उनकी कविताओं के कारण। बिल्कुल। उनका जन्म हुआ बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, और उनके पिताजी राम सहाय त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रहते थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का श्री गणेश हुआ, और मैट्रिक तक इन्होंने स्वतंत्र अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला भाषा और अंग्रेजी भी खुद से सीखी। बहुत बड़ी बात है। और 14 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह जब हुआ, लेकिन उसके बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उन्होंने वहीं पर मेदिनीपुर रियासत में ही नौकरी कर ली। और जैसे ही एक आघात तो इन्हें लगा ही कि पिता की मृत्यु, उसी के बाद इनकी जीवन संगिनी ने भी इनका साथ छोड़ दिया जी। और उसके बाद पिता के मृत्यु के कारण थोड़ा आर्थिक संकट तो आया ही, साथ में संघर्ष भी जीवन का शुरू हो गया जी। फिर ये चले गए रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में, वहाँ इन्होंने दर्शन शास्त्र का बहुत गहरा अध्ययन किया, और आश्रम में समन्वय नाम की पत्रिका छपती थी, उसका संपादन का कार्य भी करते थे। और कुछ वक्त फिर लखनऊ में रहे, और उसके बाद इलाहाबाद चले गए, और इलाहाबाद में स्थायी रूप से फिर वो अंत तक यहीं रहे, इलाहाबाद में ही रहे। और हाँ जी आर्थिक अभाव के रहते हुए भी उन्होंने कभी भी, मतलब जो साहित्य का साथ उनका कभी भी नहीं छूटा, और शायद कहते हैं ना, कमियों ने ही उनको ये रचनात्मक जो जितने भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो सब आती चली गई। तो रचना की बात कर रही हो तो एक सुना दो। बिल्कुल, सुनाइए, आप सुनाइए या हम सुनाएं? वैसे निराला का जो निरालापन है, हमने जैसे पहले ही कहा कि कमियां तो शुरू में थी और बाद में भी थोड़ी रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद जब वो घर से निकलते थे तो कहते हैं कि रिक्शे वालों में होड़ लग जाती थी कि कौन उनको बैठाएगा, क्योंकि वो अपने कुर्ते में ऐसे जेब में हाथ डालते थे और जितना पैसा आता था हाथ में थमा देते थे जी। और दारागंज में रहते थे वहां पर इलाहाबाद में। और जिस तरह से उनकी, मतलब कह सकते हैं ना कि वो जब चूंकि उन्होंने अभाव देखा था तो चाहते थे कि लोगों को किसी भी तरह से मदद करें। एक बार बताते हैं कि बहुत महंगी जो पश्मीना शॉल कहते हैं कि बहुत महंगी होती है, कोई रिक्शे वाला ऐसे कांप रहा था, उन्होंने अपना उतारा और थमा दिया। तो इस तरीके का जो निरालापन था, वो अल्हड़पन था उनके में, अक्खड़पन था, बिल्कुल अलग टाइप का था, बिल्कुल अलग अंदाज था उनका जीने का। और जो शायद कहीं ना कहीं वो बेलूर मठ में जो उन्होंने दर्शन पढ़ा, जीवन का आध्यात्म पढ़ा, उसका कहीं ना कहीं असर था कि वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे और वो कभी भी किसी को कुछ भी दे देते थे। और एक कविता पाठ उनकी तो बनती ही है आज। तो ये कविता उनकी बहुत प्रसिद्ध है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। क्या बात है। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं।
सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी जो थी, सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिर सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। बहुत ही सुंदर चित्रण आप करते थे, और जिस तरह से उन्होंने एक एक कह सकते हैं ना कि एक रास्ते में जो जिसका चित्रण इन्होंने किया है वो तोड़ती पत्थर, शायद ही कभी हमारा कभी ध्यान गया हो, और उसको इस तरह से चित्रित करना अपने शब्दों के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से, और किस तरह से अट्टालिका की तरफ देखते हुए और उसका पूरा मनोभाव व्यक्त करना, ये सिर्फ लगता है कि निराला जी ही कर सकते थे। वहीं कहते हैं आप, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो कुछ इस तरह से बड़े खूबसूरत छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल अलग ही उनकी शैली, यानी समकालीन कवियों से अलग वो कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया करते थे और यथार्थ को ज्यादा चित्रित करते थे, जैसे पत्थर तोड़ती महिला के बारे में, या ये जो अट नहीं रही है। जी हाँ जी, चित्रण ही बिल्कुल उनका ऐसे होली के बहुत सुंदर सुंदर और भी उन्होंने चित्रण किया है, लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ पर इतनी चर्चा नहीं कर सकते जी। आज उनकी पुण्यतिथि है और उन्हें हम नमन करते हैं, लेकिन जो हमने बाद में पहले कहा कि इतनी भाषाओं का ज्ञान, इतने संघर्षमय जीवन के बाद भी साहित्य की रचना और सृजन तो जो किया ही, लेकिन जो दर्शन था, जो हमने बताया कि किस तरह से वो लोगों की मदद करना और जो सामने पड़ा उसको दिल खोल के दे देना, वो इस तरीके का निरालापन जो था उनका व्यक्तित्व का, वो भी हमारे लिए अनुकरणीय है जी। यानी यूं कहें कि सादे थे, जैसे अल्हड़ किस्म के थे। बिल्कुल। तो ये तो बात चलती रहेगी और अभी हम थोड़ा सा और भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं एक गीत। चलिए। दिन हो कि रात रहे
हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि जीवन भर जीवन साथी का साथ रहे और परिवार जो है इस तरह से पूरा खुशहाल बना रहे, है ना? और खुशहाली के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे स्वास्थ्य की हम्म। ज़िम्मेदारी हम खुद लें, जैसे कि इन दिनों आजकल जो चल रहा है कि अपनी ज़िम्मेदारी खुद लें, खुद अपने परिवार लें, की। समझदारी लें, और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कि साबुन से हाथ धोना, मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। हुँ। तो इसमें से आज जो है ना, एक का तो दिवस है जी ना? है, जी, वो है वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे। तो भाई आजकल के क्या कहें, मार्च से लगता है इसका तो और महत्व बढ़ गया है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम बार बार कार्यक्रम के माध्यम से जरूर गुजारिश करेंगे कि वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे तो है ही, क्योंकि हाथ जब साफ रहता है तो हम करीब बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, है ना? जी, बिल्कुल। कहते हैं कि 80% बीमारियां जो है गंदे हाथ की वजह से हो जाती बिल्कुल। हैं। और सिर्फ इतने ही नहीं, अब छोटे बच्चों में निमोनिया या डायरिया जैसी बीमारियां भी जो होती हैं उनसे भी बचा जा सकता है। दस्त लग जाते हैं बच्चों को, उनसे हम भी लोगों बचा को भी जा लग सकते हैं अगर हमको भी हमारे लग हाथ सकते गंदे हैं हैं। तो। जी। है ना? तो भाई अगर स्वस्थ रहना, अगर क्यों रहना, रहना ही है रहना स्वस्थ, ही तो है। वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे है, उसको मनाएं ने क्या, सफाई के महत्व को समझें। और समझ तो रहे हैं, लेकिन हम बार बार फिर गुजारिश करेंगे कि मास्क जरूर लगाएं और दूरी दूरी बनाए बनाए रखें। रखें। और आपने तो इन दिनों देखा भी होगा रेणु जी हम्म। कि छोटे-छोटे बच्चे भी अब तो सीख गए हैं। घर हाँ जैसे जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे ही रोक देते हैं और कहते हैं कि हाथ धोया। हाँ, क्या तो बात है। परिवर्तन, जिस तरह से परिस्थितियाँ जिस तरह से परिवर्तन लाती है, वैसे ही घर में भी परिवर्तन आ जाते पर्यटन हैं। आ जाता है। और जब बच्चों की बात चली तो एक हमारी श्रोता लिखकर भेज रही हैं हुँ, हुँ। कि मैंने अब्दुल कलाम जी की दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति बनाई है, चौक को काट करके और चावल के दाने पर, अरे वाह! और उनको भेंट भी किया है। उनका पोर्ट्रेट बनाकर 2006 में भी उनको हम उन्होंने इस तरीके का गिफ्ट दिया और भेंट दिया। क्या बात है! तो यानी कि ये तो इस तरह की गिफ्ट होगी जो शायद अब हमें भी याद रहेगा कि इस तरह का गिफ्ट हमारी एक बिल्कुल सही श्रोता ने बात है, दिया। बिल्कुल सही बात है। जी। तो जितनी चीजों की हम दे रहे हैं ना हुँ, हुँ। शुभकामनाएं, वैसे ही हमारे सभी साथी भी लिखकर भेज रहे हैं कि वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस तरीके की चीजें जो है ना बताते रहते हैं हमारे साथी। इन्होंने लिखा है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बात और हमारी एक सखी ने बता कर भेजा है कि आपने जो बताया कि चेहरा निखारने के लिए क्या क्या करें, उसी के लिए ये भी बता रही हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और चेहरा निखारने के लिए एक और जरिया है, सलाद खूब खाएं। जी। और खूब खाएं और खूब पानी भी खूब पिएं, जितना हो सके चाय कम पिएं भाई। तो आपने जिसने भी अपने चाय चढ़ा रखी है ना, वो बंद कर दीजिए। या यूं समझ लीजिए कि आज बस। और इन्होंने ये भी लिखा है कि सर्दियों में हरी सब्जियां आएंगी जब, जैसे गाजर है, पत्ता गोभी है, ये सब खाएं। उसके साथ राजमा जैसे खाएं, काले चने हैं, शरीर को भी लगेगा और बहुत शरीर आपका लचीला और सुंदर रहेगा। इन्होंने लिखा कि मेरी मॉम जो है 75 साल की है और आज भी उनका चेहरा इतना निखरा हुआ है कि कोई नहीं कह सकता कि वो 75 साल की है। क्या बात है! तो बहुत सारी टिप्स हमारे सखियों ने दे दी। और वक्त जो हमें कह रहा है रेणु जी कि आज तो बस हमें बस कर यहीं दें। पे विदा लेनी होगी। तो भाई इस वायदे के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगी, स्वास्थ्य का भी, अपने चेहरे का और पूरे समाज का ख्याल रखेंगी, तो हम फिर मिलेंगे, है ना? कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन आज दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।